गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में। चैप्टर 7 का आपका नाइन हेडिंग है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल सूत्र, बनाने की विधि, उनकी संरचनाओं में उपस्थित कुछ अभिलक्षणिक आबंधों को सारणी 7.5 में दिया गया है। तो फास्फोरस के जो महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल हैं इनको एक टेबल के रूप में सारणी 7.5 में इनके स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। ठीक है, ऑक्सो अम्ल के संगठन H2O अणु अथवा ऑक्सीजन अणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। तो ऑक्सो अम्ल का जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वह निर्भर करता है H2O अणु अथवा ऑक्सीजन अणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से। ठीक है, ऑक्सो अम्ल के संगठन H2O अणु अथवा ऑक्सीजन परमाणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित होता है। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल की संरचना पर चर्चा करते हैं सारणी 7.5 में। तो ध्यान दीजिए, सारणी 7.5 फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। देखिए, पहला है आपका हाइपोफास्फोरस। हाइपोफास्फोरस जिसे फास्फेनिक भी कहते हैं, फास्फेनिक, हाइपोफास्फोरस या फास्फेनिक, जिसका क्या सूत्र है H3PO2। हाइपोफास्फोरस या फास्फेनिक सूत्र है आपका H3PO2। अब फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं कि टेबल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या दिया हुआ है +1। ठीक है, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1 है। कैसे है देखें ध्यान से। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की क्या हो गई? -4 और हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यह +1 तो 3 है, तो +3 हो गया। ठीक है, तो +3 हाइड्रोजन का हो गया, तो +1 बचा हुआ है, तो वह +1 जो है इस फास्फोरस पे हो जाएगा। ठीक है, तो +1 फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो गई और +3 हाइड्रोजन की +4 हो गए और ऑक्सीजन का -4, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अब जो है इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं कि जो हाइपोफास्फोरस अम्ल अर्थात फास्फोनिक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कितने बंध पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल है H3PO2। H3PO2 इसमें आप ध्यान से देखें, फास्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है, एक केवल बंध है। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध है, लेकिन यह एक ही कंडीशन है जहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, PO बंध एक बंध है। POH बंध जो है यह भी सिंगल है, POH बंध, जिसमें फास्फोरस हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि पीएच बंध जो है 2 है, इसमें हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, अर्थात पीएच बंध 2 है। तो आप हाइपोफास्फोरस अम्ल में PO बंध 1 होता है, POH बंध 1 होता है और POH बंध 1 होता है और पीएच बंध कितने होते हैं? 2 होते हैं। पीएच बंध 2 होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभिलाक्षणिक आबंध के बारे में और उनकी संख्या के बारे में। तो उसमें आपने देखा था कि एक POH बंध था, ठीक है, 2 पीएच बंध थे जो फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच बने थे, और एक PO बंध था। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको हाइपोफास्फोरस को? तो श्वेत फास्फोरस प्लस क्षार, श्वेत फास्फोरस को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपका हाइपोफास्फोरस प्राप्त होता है। तो श्वेत फास्फोरस का क्षार से क्रिया कराने पर हाइपोफास्फोरस अर्थात फास्फेनिक अम्ल
प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड आर्थोफास्फोरस। आर्थोफास्फोरस को फास्फोनिक, ठीक है, इसको भी आप देख रहे हैं फास्फोनिक ही कहते हैं। फास्फोनिक इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फास्फिनिक। हाइपोफास्फोरस को फास्फिनिक कहते हैं और आर्थोफास्फोरस को फास्फोनिक कहते हैं। ठीक है, सूत्र है H3PO3। ठीक है, फास्फोनिक का सूत्र क्या है, H3PO3। आस्कर संख्या फास्फोरस का कितना होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है +3। कैसे देखें ध्यान से, ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, तो -6 ऑक्सीजन का और +3 हाइड्रोजन का, तो +3 बच गया तो फास्फोरस का वो हो जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरस की आस्कर संख्या +3 है। अब इसकी संरचना अगर देखा जाए आर्थोफास्फोरस का H3PO3 का, ठीक है, H3PO3 का स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, यह आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर है, आर्थोफास्फोरस अम्ल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि PO बंध 1 है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बंध केवल 1 है। POH बंध 2 है। यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोक्साइड के बीच कितने बंध बने हुए हैं, 2 बंध हैं, और PH बंध केवल 1 है। ठीक है, तो PO 1 बंध, POH 2 बंध और PH 1 बंध है। ठीक है, तो यही आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। तो अभिलाक्षणिक आबंध और उनकी संख्या आपने देखी कि 2 POH बंध था, 1 PH बंध था और 1 PO बंध था। ठीक है, अब कैसे इसको बनाते हैं, तो P2O3 प्लस H2O, P2O3 का H2O से क्रिया कराते हैं, जिससे आर्थोफास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, H3PO3 प्राप्त होता है। अब देखते हैं अगला पायराफास्फोरस। अगला है आपका पायराफास्फोरस। पायराफास्फोरस का सूत्र होता है H4P2O5, H4P2O5 पायराफास्फोरस। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है फास्फोरस की +3 होती है। कैसे, ऑक्सीजन का प्लस, ठीक है, -2 होता है तो 5 है तो -10 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, -10 पूरे ऑक्सीजन का, तो -10 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 4 है तो +4, हाइड्रोजन का +4 हो गया, तो बच गया आपका कितना, +6, तो +6 फास्फोरस पे होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा तो +3 हो जाएगा। एक फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, पायराफास्फोरस में +3 हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर देखें H4P2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, H4P2O5, ठीक है, H4P2O5 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नहीं दिया है शायद, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। चलो, H4P2O5 पायराफास्फोरस, ऑक्सीकरण संख्या +3। इसके स्ट्रक्चर में जो है 2 POH बंध होते हैं, 2 PH बंध होते हैं और 2 PO बंध होते हैं। ठीक है, 2 POH बंध, 2 PH बंध और 2 PO बंध होते हैं। कैसे बनता है पायराफास्फोरस, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का H3PO3 से क्रिया कराते हैं। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का आर्थोफास्फोरस से क्रिया कराते हैं, अर्थात फास्फोनिक अम्ल से, फास्फोनिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो पायराफास्फोरस प्राप्त होता है। अब अगला आप देखें हाइपोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H4P2O6, H4P2O6 जिसे कहते हैं हाइपोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो H4P2O6 इसकी ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस की होगी +4, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +4 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 तो 6 है तो -12 हो गया, और यह +4 तो +4 इसमें हट जाएंगे -12 में से, तो बच गया कितना, 8 बच गया, और 8 जो है P2 है, 2 भागों में बढ़ जाएगा तो +4। तो हाइपोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए H4P2O6, ठीक है, H4P2O6 देखें
H4P2O6, इस तरह का स्ट्रक्चर कोई है नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं। H4P2O7 है आपका, पायरोफास्फोरिक अम्ल है, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं आर्थो हाइपोफास्फोरिक अम्ल, तो हाइपोफास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, आइए देखते हैं हाइपोफास्फोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है, 4 POH बंद होते हैं, 2 PO बंद होते हैं, 1 PP बंद होता है, ठीक है। 4 POH बंद, 2 PO बंद और 1 PP बंद पाया जाता है। कैसे बनाते हैं, तो जब लाल फास्फोरस को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइपोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4, H3PO4 अर्थात आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होती है फास्फोरस की वह +5 होती है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 4 है तो -8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का +3 तो बच गए +5। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल के स्ट्रक्चर में 3 POH बंद होता है और 1 PO बंद होता है, ठीक है। 3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल देखते हैं, दिया हुआ है फिगर इसका। यह आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल है H3PO4, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें 3 जो है POH बंद होता है, ये देखें POH बंद, POH बंद, तो POH बंद। 3 POH बंद होता है और 1 PO बंद होता है, P और O बंद 1 होता है और 3 POH बंद होता है। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल में 3 POH बंद होता है और 1 PO बंद होता है, ठीक है। 3 POH बंद और 1 PO बंद, ये आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। 3 POH बंद और 1 PO बंद। कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दें कैसे इसको बनाएंगे। तो P4O10 का H2O से क्रिया कराते हैं। P4O10 का जब H2O से क्रिया कराते हैं तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, H3PO4 प्राप्त होता है। अगला है आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H4P2O7, H4P2O7, यह है आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, गर्म फास्फोरिक अम्ल से। गर्म फास्फोरिक अम्ल से पायरोफास्फोरिक अम्ल बनाया जाता है, ठीक है, जिसके सूत्र होता है H4P2O7। तो ध्यान दीजिए H4P2O7 पायरोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक अम्ल। ध्यान दें, इसमें आप देख रहे हो कि PO बंद 2 है, ठीक है। अगर इसको भी शामिल किया जाए, PO बंद इसमें जो है आपका 2 है, ठीक है ना। PO बंद 2 है, POP बंद कितने हैं, तो POP बंद 1 है, POP बंद 1 है। और POH बंद कितने हैं, 4 हैं। POH बंद कितने हैं, टोटल 4 हैं। PO बंद कितने हैं, 2 हैं। और POP बंद कितना है, 1 है, ठीक है। तो पायरोफास्फोरिक अम्ल में PO बंद 2 होते हैं, POP बंद 1 होता है और POH बंद 4 होता है, ठीक है। ध्यान से देख लें, पायरोफास्फोरिक अम्ल H4P2O7, ठीक है। 4 POH बंद होता है, 2 PO बंद होता है और 1 POP बंद होता है, और इसे गर्म फास्फोरिक अम्ल से बनाया जाता है, ठीक है। अब है आपका मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल सूत्र है HPO3, ठीक है, इन ब्रैकेट N, HPO3 इन ब्रैकेट N, मेटाफास्फोरिक अम्ल। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है और इसे फास्फोरस अम्ल +Br2 बंद नली में गर्म करते हैं तो मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। फास्फोरस अम्ल
और Br2 को मिलाकर बंद नली में गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। मेटाफास्फोरिक अम्ल में 3 POH बंद होते हैं, 3 PO बंद होते हैं और 3 POP बंद होता है। ठीक है, तो तीनों 3 देख रहे हैं, POH बंद भी 3 है, PO बंद भी 3 है और POP बंद भी 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह हो गया आपका। अब आगे देखें, थोड़ा सा सूचना दी गई है और इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस अन्य परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। ऑक्सो अम्ल में क्या होता है, फास्फोरस जो है वह दूसरे परमाणुओं के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है, सभी अम्लों में कम से कम एक PO आबंध होता है तथा एक POH आबंध होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कम से कम जो है एक PO बंद पाया जाता है और एक POH बंद पाया जाता है। ये सब में होगा, इससे कम नहीं होगा। जैसे अगर हम हाइपोफास्फोरस अम्ल का बात करें, पहले वाले का H3PO2 का, तो इसमें एक POH बंद है और एक PO बंद है। ठीक है, तो सभी अम्लों में कम से कम एक PO आबंध होता है और एक POH आबंध होता है। ठीक है, उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था 5 से कम होती है। ठीक है, ऐसे ऑक्सो अम्ल जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, निम्न हो, अर्थात +5 से कम होती है, PO तथा POH आबंधों के अलावा या तो PP बंद पाया जाता है या फिर PH बंद पाया जाता है। ठीक है, तो जिन आर्थो अम्ल में फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी अर्थात +5 से कम होगा, उसमें PO तथा POH बंद के अलावा या तो PP बंद होगा जैसे H2P2O6 में, या फिर PH बंद होगा जैसे H3PO2 में। ठीक है, परंतु दोनों नहीं। ठीक है ना, या तो PP बंद होगा या तो PH बंद होगा, या दोनों बंद नहीं पाए जाएंगे। इसमें जिनकी ऑक्सीकरण संख्या निम्न है अर्थात +5 से कम है उनमें। ठीक है, फास्फोरस +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों की प्रवृत्ति, ठीक है, जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, +3 हो, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों की प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने वाली होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फास्फोरस की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले अम्ल हैं, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति जो है उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने वाली होती है। जैसे आर्थोफास्फोरस अम्ल या फास्फोरस अम्ल गर्म करने पर असमानुपातित होकर आर्थोफास्फोरिक अम्ल या फास्फीन देता है। ठीक है, तथा फास्फीन देता है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं, इन अम्लों की प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने वाली होती है। ठीक है, असमानुपातित होने वाली होती है। अर्थात उदाहरण देखें, आर्थोफास्फोरस अम्ल, जिसको फास्फोरस अम्ल भी कहते हैं, आर्थोफास्फोरस अम्ल गर्म करने पर असमानुपातित होकर, ठीक है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल तथा फास्फीन देता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्थोफास्फोरस अम्ल जो है, इसको अगर आप गर्म करेंगे तो यह असमानुपातित हो जाएगा, असमान अनुपात में टूटेगा, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल जिसे फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं, और फास्फीन देता है। तो स्टूडेंट्स, यह था फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, जिसका फिगर भी आपको समझाया गया। ठीक है, जैसे आपका यह है हाइपोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल, यह आपका साइक्लो ट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, यह साइक्लो है, आप देख रहे हैं कि सब सिंगल बांध से एक सर्किल बना लिए हैं, रिंग बना लिए हैं।
तो इसे साइक्लो कहते हैं। जब सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हों तो यह साइक्लो कंडीशन है। तो यह साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक अम्ल है। यह साइक्लो ट्राई मेटा 1 2 3 साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक अम्ल। यह आपका है पॉली मेटा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, यह आपका पॉली मेटा फास्फोरिक अम्ल है। अब देखिए ध्यान से, वह अम्ल जिनमें पीएच आबंध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं। ठीक है ना। तो आप ऑक्सो अम्ल देख रहे हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस को ऐसे ऑक्सो अम्ल जिसमें पीएच आबंध होते हैं, फास्फोरस के ऐसे ऑक्सो अम्ल जिसमें पीएच आबंध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं। ठीक है, वह अम्ल जिनमें पीएच आबंध होता है वह क्या होते हैं, प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं। इसलिए हाइपोफास्फोरस अम्ल में 2 पीएच आबंध है। हाइपोफास्फोरस अम्ल में कितने पीएच आबंध हैं, 2 पीएच आबंध है। जैसे अब आपको बताया गया था फिगर, यह आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल है, इसमें कितने पीएच आबंध हैं, 2 हैं, 1 और यह 2। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल में 2 पीएच आबंध है। इसमें आपने देखा कि ऐसे आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरस अम्ल जिसमें पीएच बंद होते हैं वो प्रबल अपचायक होता है, और हाइपोफास्फोरस अम्ल में 2 पीएच बंद हैं, अतः यह एक अच्छा अपचायक है। ठीक है, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल क्या है, एक अच्छा अपचायक है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट को धात्विक चांदी में यह अपचयित कर देता है। यह जो आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल है H3PO2, यह क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट को धात्विक चांदी में अपचयित कर देता है। समीकरण देखें, यह आपका सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, यह आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल है H3PO2 हाइपोफास्फोरस अम्ल है। यह आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर धातु को अपचयित कर देता है। सिल्वर अलग हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल और H3PO4 बनता है। ठीक है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। ए पीएच आबंध आयनीकृत होकर, जो पीएच आबंध हैं वे क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। ए पीएच आबंध आयनीकृत होकर H+ नहीं देते हैं। जो पीएच आबंध हैं वो आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। ठीक है, तथा क्षारकता में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ा है वह आयनिक होकर H+ नहीं देता है, यह क्षारकता में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं, ठीक है, जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पीएच आबंध जो है वो आयनीकृत होकर H+ नहीं देता है तथा क्षारकता में कोई भूमिका नहीं निभाता है। केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं। अब आइए POH देखते हैं। POH आबंध में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहते हैं। ठीक है, तो जो POH है इसमें जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है यही आयनन योग्य है। ठीक है, और यह जब हटता है तब क्षारकता उत्पन्न होती है। तो केवल वे ही हाइड्रोजन क्षारकता उत्पन्न करते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो यह POH बंध में यह हाइड्रोजन जो है वह अलग होता है जिससे क्षारकता उत्पन्न होती है। तो केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, वो कहाँ होते हैं, OH के साथ वाले हाइड्रोजन। POH आबंध में ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए H3PO3 H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी होते हैं। ठीक है ना, तो यह जो आपका H3PO3 है H3PO3 यह क्या होता है, द्विक्षारकी होता है। H3PO3 क्या होता है, द्विक्षारकी होता है। क्योंकि यह देखें फिगर आप, यह H3PO3 है आर्थोफास्फोरस अम्ल, इसमें 2 OH बंध है, POH बंध है। तो यह जो POH बंध है इसका जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है यह आयनित होकर अलग हो जाता है और क्षारकता दिखाता है। उसी तरह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आयनित होकर अलग होगा और क्षारकता दिखाएगा। इसीलिए H3PO3 को क्या कहते हैं,
द्विक्षारकी कहते हैं और H3PO4 को त्रिक्षारकी कहते हैं। इस H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को त्रिक्षारकी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन जो है अलग होता है और क्षारकता उत्पन्न करता है। इसलिए H3PO3 तथा H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी हैं, क्योंकि H3PO3 की संरचना में 2 POH बंध पाए जाते हैं तथा H3PO4 की संरचना में 3 POH बंध पाए जाते हैं। ठीक है, यह था आपका ऑक्सो अम्ल के बारे में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका वर्ग 15 के तत्व समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग 16 के तत्व के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।